Bismillahirrahmanirrahim. Today is our lecture number 6. In lecture number 5 we was discuss about the double entry bookkeeping system. Double entry bookkeeping system होता क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और किन रूल्स और रेगुलेशंस, किन प्रिंसिपल्स पे ये जो है वो बेस करता है. उसके बाद हमने ये चेक किया था कि जो इनकम स्टेटमेंट्स हैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं डेबिट एंड क्रेडिट करने के. इनकम स्टेटमेंट में जो उनसे भी अकाउंट्स आते हैं उनको डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं. उसके बाद हमने ये देखा था कि डिविडेंड को अगर पे करना हो किसी कंपनी ने तो उसके लिए क्या ट्रांजैक्शन जो है वो की जाती है. देन हमने जो है एंट्रीज़ को जो है पोस्ट किया था टी अकाउंट में, कि टी अकाउंट में अगर कोई भी एंट्री होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसको टी अकाउंट में कैसे पोस्ट किया जाता है. तो लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज किस तरह की जाती हैं एंड देन वी विल पोस्ट इट इनटू द लेजर अकाउंट. और लेजर अकाउंट में जब पोस्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो है हम ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाएंगे. लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर ऑफ टुडे. There is one transaction. 1st December, Net Solution paid a premium of $2,400 for a comprehensive insurance policy covering 2 years. तो इसको जब हम जो है जर्नल एंट्रीज में करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन इस तरह किया है कि जिसमें उसने नेट सोल्यूशन ने क्या किया कि 2 ईयर की जो है इंश्योरेंस पॉलिसी इकट्ठी जो है वो पे कर दी है. अब इकट्ठा पे किया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सी ट्रांजैक्शन है दिस इज़ सम लाइक दैट के जी आप ये कह सकते हैं कि जो सा आपने एक्सपेंस जो है वो पहले पे कर दिया, अभी आपने मतलब आप पे ड्यू नहीं हो रहा था. 2 साल के जो एक्सपेंस हैं वो उन्होंने इकट्ठे पे कर दिए. तो इसकी जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो उसमें हम शो करेंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस कि इंश्योरेंस आपने प्रीपेड कर दी है एंड देन वी विल क्रेडिट द कैश अकाउंट. जैसा आपको जो है स्क्रीन पे जो है आप देख रहे होंगे कि प्रीपेड इंश्योरेंस एंड कैश अकाउंट. और उसकी हम जब नरेशन लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे पेड प्रीमियम ऑन 2 years पॉलिसी. राइट, आई एक्सप्लेन इट अगेन कि नेट सोल्यूशन ने क्या किया कि 2 साल की जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इकट्ठी जो है वो पे कर दी. इंश्योरेंस पॉलिसी यूजली यही होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो एडवांस में लेती हैं एंड दैट इज़ फॉर 2 years 3 years, इट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी. तो नेट सोल्यूशन ने क्या किया कि उसको 2 साल के लिए इकट्ठा पे कर दिया. अब जब आपने अपने एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं तो वो एज ए एसेट जो है उसको ट्रीट किया जाता है. तो जब एसेट में इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं. और कैश जो है हम पे कर रहे हैं और कैश इज अगेन एन एसेट. तो एसेट में जब डिक्लाइन होगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे. देन इसी एंट्री को जो है हम पोस्ट करते हैं लेजर में. तो पहले आपने जो लेजर देखा था वो आपने टी अकाउंट में देखा था, बट दिस इज द टाइप ऑफ रनिंग ट्रायल बैलेंस. रनिंग ट्रायल बैलेंस इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑल द टाइम जो है जो भी करंट बैलेंस जो होता है वो आपको अवेलेबल होता है. तो अब हम क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री को वी विल पोस्ट इट इनटू ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस जो है उसमें पोस्ट करेंगे. जर्नल एंट्री कर ली अब हमने. अब हम क्या करेंगे कि इस जर्नल एंट्री को लेजर अकाउंट में जो है पोस्ट करेंगे. टी अकाउंट जिसको कहा जाता है, लेजर अकाउंट कहा जाता है. इसको रनिंग बैलेंस इसलिए कहा जाता है, रनिंग अकाउंट कहा जाता है. इसकी शेप जो है टी अकाउंट से डिफरेंट होती है. इसमें डेबिट क्रेडिट जो है वो दोनों साइड्स जो है गैदर शो की जाती हैं और उसके बाद बैलेंस जो है वो भी शो किया जाता है. तो वही जर्नल एंट्री जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस जो है पे की थी अब हम उसको जो है लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा कि जो है अकाउंट टाइटल जो है वो दिया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस. उसके बाद डेट लिखी जाएगी. डेट कितनी थी 1 December 2005. उसके बाद क्या था कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो पे की गई किस में, कैश में. कैश जो है वो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हुई, डेबिट. किस आइटम से हुई, कैश से हुई. डेबिट हमने लिखा है एंड देन उसके बाद बैलेंस क्या आ गया 2400. उसके बाद हमने क्या किया कि रेफरेंस पुट किया कि किस पेज से ये ट्रांजैक्शन जो है इस लेजर अकाउंट में जो है आई है. जैसा आपने देखा कि वो पेज नंबर 2 से हमने पोस्ट किया रेफरेंस. और उसके बाद जहाँ
पे हमने ये एंट्री पोस्ट की है लेजर अकाउंट में, तो अब जर्नल जो सा था जर्नल में वहाँ पे भी हमने रेफरेंस जो सा वो लाजमी पुट करना था। तो आपने ये भी देखा कि वहाँ पे हमने जो सा पेज नंबर 15 जो सा वो पुट किया, जो कि आपका लेजर अकाउंट था प्रीपेड इंश्योरेंस का, राइट। तो जब हम लेजर अकाउंट में एंट्री जो सा पोस्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि जर्नल का रेफरेंस पुट कर रहे हैं। जर्नल का पेज नंबर हमने पुट किया 2 कि पेज नंबर 2 से हमने ये एंट्री जो है पोस्ट की, और जब हम जो है जर्नल में रेफरेंस पुट कर रहे हैं तो हम जो है वो लेजर अकाउंट का रेफरेंस जो है वो पुट कर रहे हैं। और हमने अकाउंट नंबर बताया कि ये अकाउंट नंबर क्या, अकाउंट नंबर 15 है, तो हमने 15 अकाउंट नंबर में ये एंट्री जो है वो पोस्ट कर दी। उसके बाद दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हुआ, वो कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ। कैश अकाउंट में जाके हमने फिर जो है वो डेट लिखी, और डेट जो है हमने क्या दी 1 दिसंबर 2005, और कैश अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। आपने देखा कि हमने जो है लेजर में जाके उसको क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट कितनी अमाउंट से किया 2400। और वो क्रेडिट क्यों किया हमने, वो हमने इसलिए किया कि हमने प्रीपेड इंश्योरेंस जो है पे की। अगेन यहाँ पे रेफरेंस हमने दिया जर्नल का कि किस पेज से हमने ये एंट्री पोस्ट किया, ये एंट्री हमने पोस्ट किया पेज नंबर 2 से। और उसके बाद हमने जर्नल में जाके रेफरेंस जो है वो पुट करना है, और हमने वहाँ पे रेफरेंस जो है वो पुट किया पेज नंबर 11 का, क्योंकि क्या किया हमने कि ये एंट्री कैश की हमने पोस्ट की है कहाँ पे, अकाउंट नंबर 11 में, जो कि कैश से रिलेट करता है। दिस इज द ट्रांजैक्शन नंबर 1। जो हम ट्रांजैक्शन जो है वो करते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो मोर क्लियर जो है वो होता जाएगा। विद प्रैक्टिस जो है आप इसको लर्न कर जाएंगे एंड देन इट्स बिकम इजी। सेकंड ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। उसमें क्या हुआ कि नेट सॉल्यूशन पेड रेंट फॉर दिसंबर $800। तो अब रेंट जो है रेंट क्या है, रेंट एक एक्सपेंस है। जैसे हमने पिछले जो है लेसन्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने किया था कि फर्स्ट आपने क्या करना है कि रिकॉग्नाइज करना है कि जो भी ये ट्रांजैक्शन हो रही है इससे कौन कौन से इवेंट जो हैं वो कौन कौन से अकाउंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट आपको पता चला कि जी रेंट जो है वो पे किया गया है। रेंट जो है रेंट इज एन एक्सपेंस। तो रेंट जो है आप एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो आप क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। उसके बाद अब रेंट जो पे किया गया दैट इज नॉट फॉर कैश, कैश में रेंट पे नहीं किया गया, तो इसलिए आप क्रेडिट किसको करेंगे, अनअर्न्ड रेंट को। अनअर्न्ड रेंट जो है दैट विल क्रेडिट, अनअर्न्ड रेंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा किससे, 800 अमाउंट से, पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। कि ये रेंट जो है ये अभी आपने रेंट जो है वो पे नहीं किया था कैश, इसलिए अनअर्न्ड को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इसी ट्रांजैक्शन को हम जो है वो लेजर में पोस्ट करते हैं। अनदर ट्रांजैक्शन, फिर इसके बाद जो है हम जो है इस ट्रांजैक्शन को जो है वो लेजर में पोस्ट करेंगे। नेट सॉल्यूशन जो है 1 दिसंबर को रिसीव 3600 फॉर 3 मंथ रेंट फॉर द लैंड बीइंग दिसंबर 1। अब क्या किया कि नेट सॉल्यूशन ने क्या किया कि जो है वो कैश रिसीव किया है कितना, 360 फॉर द बिगनिंग ऑफ द मंथ। लैंड का जो रेंट था वो उसने रिसीव कर लिया। तो अब वो रेंट जो है वो रिसीव किया, दैट इज शी इज रिसीविंग इन कैश। तो कैश इज एन एसेट, तो एसेट को जो है आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इंक्रीज इन एसेट डेबिट कर दिया, और उसके बाद अब आपने क्या किया कि अनअर्न्ड रेंट को जो है वो क्रेडिट कर दिया 360 से। अब 3 मंथ का जो है वो रेंट आपने एडवांस रिसीव किया था, तो इसलिए आपने क्या किया कि दैट इज एन इनकम बट नॉट येट अर्नड। अभी आपने उसको अर्न नहीं किया, तो रिसीव एडवांस पेमेंट फॉर द, तो जो ट्रांजैक्शन में नरेशन आएगी, जो डिटेल आएगी, उसमें हम क्या कह रहे हैं, रिसीव एडवांस पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ फॉर 3 मंथ्स ऑफ रेंट लैंड। जो लैंड का जो 3 मंथ का जो रेंट था वो आपने एडवांस में रिसीव कर लिया। 4 दिसंबर को एक ट्रांजैक्शन जो है वो और हुई,
उसमें क्या किया कि नेट सोल्यूशन परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फॉर एग्जीक्यूटिव सप्लाई। एग्जीक्यूटिव सप्लाई कंपनी से जो है उसने क्या किया कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो बाय किया। हाउ मच? $1,800। अब देखिए, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कैश का जिक्र नहीं आता, जब कैश का जिक्र नहीं आ रहा, ऑन अकाउंट ऑफ लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सा अमाउंट है वो कैश में पे नहीं की गई। दैट इज पेड, दैट इज नॉट येट पेड। तो उसमें जो सा क्या होगा कि इसमें दो अकाउंट जो है आपके जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट आपने रिकॉग्नाइज करना है, तो फर्स्ट क्या है? दैट इज द ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट इज एन एसेट। तो जब एसेट में इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं। तो आपने क्या किया कि जर्नल एंट्री क्या की, डेबिट कर दिया ऑफिस इक्विपमेंट को। उसके बाद सेकंड जो आपका था दैट इज, अगर आप कैश पे कर रहे होते तो क्या होता कि जी कैश आपका जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है, एसेट डिक्रीज कर रहा होता तो आप उसको क्रेडिट कर देते। लेकिन अब आप कैश पे नहीं कर रहे, आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो आप क्या करेंगे कि अकाउंट पेएबल को जो से क्रेडिट कर देंगे विद द सेम अमाउंट। और नरेशन क्या देंगे आप, इसकी डिटेल क्या देंगे कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, कि आपने क्रेडिट में ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो बाय कर लिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। नेट सोल्यूशन पेड $180 फॉर ए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। अब नेट सोल्यूशन ने क्या किया कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी अपनी कंपनी के बारे में। तो दिस इज वन एक्सपेंस, और वन एक्सपेंस जो है उन्होंने इंकर किया, और इसको आप एज एन एक्सपेंस शो करेंगे। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं। इसको मिसलिनियस एक्सपेंस कर दें या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दें, कोई भी कर दें, इसमें नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हम जो है इसको एज ए मिसलिनियस एक्सपेंस जो है इसको शो कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड जो अकाउंट अफेक्ट हुआ है दैट इज कैश। कैश इज क्रेडिट। एसेट था, एसेट जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं। और 180 से आपने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया, और नीचे आपने नरेशन दे दी पेड फॉर न्यूज़पेपर एड। न्यूज़पेपर की एड के लिए जो है आपने पे कर दी। अब दिसंबर 11 पे चलते हैं। नेट सोल्यूशन पेड क्रेडिटर्स $400। अब 400 जो है उसने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अब क्रेडिटर्स कौन से हैं? वो लोग जिनसे आपने चीज़ें परचेज की थी, अभी आपने उनको पैसे नहीं दिए थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि पैसे आपने पे कर दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट पेएबल अफेक्ट हुआ है, एंड सेकंड जो सा अफेक्ट आया इसका वो आया आपका कैश पे। तो अब आप ये सोचें कि अकाउंट पेएबल इज ए लायबिलिटी, राइट। और जब लायबिलिटी जो है डिक्रीज करती है, जब लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको डेबिट करते हैं। जब लायबिलिटी डिक्रीज करती है तो आप उसको डेबिट करते हैं। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, वो अफेक्ट हो रहा है आपका कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को आपने क्या किया कि एसेट है, एसेट जब जो है डिक्रीज करते हैं तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं, और नीचे आप इसकी डिटेल जो है वो मेंशन कर देंगे, पेड क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट आर कैश पेड टू क्रेडिटर्स। वो आपने 400 जो है डॉलर पे कर दी। उसके बाद 13 दिसंबर को क्या हुआ, नेट सोल्यूशंस पेड रेसिपिटेंट्स एंड पार्ट टाइम असिस्टेंट $950 फॉर 2 वीक्स वेजेस। एक रिसेप्शनिस्ट था, उसको क्या किया कि उसने वेजेस जो है वो पे की है फॉर हाउ मच, $950, एंड दैट इज फॉर 2 वीक्स। अब इसमें अगेन जो है वो दो अकाउंट जो है वो आपके अफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1 कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, वेजेस, एंड सेकंड इज द कैश अकाउंट। तो वेजेस जो है ठीक है आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब वेजेस क्या है, वेजेस इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। और सेकंड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, दैट इज द कैश। कैश इज अगेन दैट इज एन एसेट। तो एसेट में जब भी डिक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे कि उसको
क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे भी हमने सेम किया है कि वेजेस एक्सपेंस टू कैश, और नीचे आपने डिटेल जो है वो बता दी है, पेड टू वीक्स वेजेस के दो हफ्तों की जो आपने वेजेस है वो सेपनेस था या थी, उसको आपने जो है वो पे कर दी 950। उसके बाद 16 दिसंबर को क्या हुआ कि नेट सोल्यूशन रिसीव 3100 फ्रॉम फी अर्न फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर। अब फर्स्ट हाफ जो है मिड ऑफ द दिसंबर क्या हुआ कि जो है नेट सोल्यूशन ने जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उसकी फ़ी जो है वो रिसीव कर ली, और वो फ़ी जो है कैश में उन्होंने रिसीव की। अब अगेन आप रिकग्नाइज करें कि कौन से दो अकाउंट जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1 इज़ कि आपके पास कैश आ रहा है, राइट, और कैश क्या है, दैट इज़ एन एसेट। कैश एक आपका एसेट है, तो जब एसेट जो है वो इंक्रीज करेगा तो आप उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सिंपल, नो प्रॉब्लम। आपने क्या किया कि कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड अकाउंट आपका कौन सा जो है इफेक्ट हो रहा है। सेकंड अकाउंट क्या आ रहा है कि आपने जो है वो फी अर्न की है। फी अर्न की है तो इसका मतलब है दैट इज़ योर रेवेन्यू, दैट इज़ योर रेवेन्यू, दैट इज़ योर इनकम। तो रेवेन्यू जो है जब भी इंक्रीज करता है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज करता है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं, दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, और रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो आप उसको क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू आपके पास आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपने उसको क्या किया, क्रेडिट कर दिया। तो आपने एंट्री जो पास की, कैश अकाउंट टू फी अर्न, तो फी अर्न जो है आपने अर्न की है। रिसीव फी फ्रॉम कस्टमर दैट इज़ 3100। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 16 दिसंबर को फी अर्न ऑन अकाउंट टोटल 1750 फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द दिसंबर। अब पहली ट्रांजैक्शन हमने जो की थी 16 दिसंबर को ही की थी, मिड ऑफ द दिसंबर में। उसमें क्या हुआ था कि हमने जो भी फ़ी अर्न की थी वो हमने कैश में रिसीव कर ली थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फ़ी हम कैश में रिसीव नहीं कर रहे हैं। अभी कस्टमर जो है वो उन्होंने हमें कैश पे नहीं किया, लेकिन ये है कि इनकम जो है आप अर्न कर चुके हैं, तो आप इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो लाजमी करेंगे मिड ऑफ द दिसंबर। 16 दिसंबर को आपने क्या किया कि अभी कैश, अगर कैश मिला था तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि एंट्री कर दी थी कि कैश अकाउंट टू फी अर्न। तो अब कैश तो हमें मिला नहीं है, तो अभी मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल को जो है आप जो है एज शो करेंगे कैश की जगह। तो अकाउंट रिसीवेबल इज आल्सो वन एसेट, एक हमारा एसेट है, तो इसलिए जब एसेट इंक्रीज कर रहा होता है तो आप उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। अकाउंट रिसीवेबल टू फी अर्न, तो फी अर्न प्रीवियस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया था कि फ़ी को हमने कहा था कि दैट इज़ ए रेवेन्यू, दैट इज़ इनकम। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज करता है, इनकम इंक्रीज करती है, तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं 1750। तो नीचे हम जो है मेंशन कर देंगे रिसीव फी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से जो है हमने फ़ी जो है वो रिसीव की है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मीन कि अभी जो है हमने कैश रिसीव नहीं किया। जब कैश रिसीव करेंगे तो देन इसकी ट्रांजैक्शन जो है आगे चल के वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। 20 दिसंबर को नेट सोल्यूशन ने क्या किया, पेड 900 टू एग्जीक्यूटिव सप्लाई कंपनी ऑन द 1800 डेबिट ऑन फ्रॉम द दिसंबर 4th ट्रांजैक्शन। अब क्या हुआ था कि दिसंबर 4th ट्रांजैक्शन को कुछ चीज़ें जो सी हैं वो हमने परचेज़ की थी एग्जीक्यूटिव सप्लाई कंपनी से। तो एग्जीक्यूटिव सप्लाई कंपनी के जो है हमने $1800 जो है वो पे करने थे। इस ट्रांजैक्शन में क्या किया कि वो 1800 में से $900 जो है वो पे कर दिए। अब इसमें दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1 अकाउंट जो इफेक्ट हो रहा है दैट इज़ कैश, वेरी सिंपल, क्या आपको नज़र आ रहा है कैश पे किया तो कैश जो है वो इफेक्ट हो रहा है। सेकंड क्या था कि जो आपकी लायबिलिटीज़ थी, अकाउंट पेबल था, वो इफेक्ट हो रहा है। तो अब ये देखते हैं कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। कैश जो है वो आपके
पास से डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है, तो कैश इज एन एसेट। तो कैश एसेट जब डिक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं, सिंपली उसको क्रेडिट कर देते हैं। सेकेंड थिंग इज अकाउंट पेएबल। तो अकाउंट पेएबल इज योर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज कर रही होती है तो आप क्या करते हैं, उसको जैसा आप उसको डेबिट कर देते हैं। तो अकाउंट पेएबल टू कैश। आगे जाके जब हम इन एंट्रीज को जो है लेजर में पोस्ट करेंगे तो फिर आप नेट इफेक्ट आपको पता चल जाएगा कि इन एंट्रीज का जो नेट इफेक्ट है वो क्या आ रहा है। तो ये एंट्रीज जो सी हैं, जब ये डेबिट और क्रेडिट होता है अकाउंट पेएबल, तो उसके बाद जो नेट बचता है वो ट्रांजैक्शन, जो आपकी नेट ट्रांजैक्शन आती है, उसमें यही होता है कि आपने जो है ऑफिस फर्नीचर पे किया, परचेज किया और कैश जो है वो पे कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 21 दिसंबर को क्या हुआ कि नेट सोल्यूशन रिसीव 650 फ्रॉम द कस्टमर इन पेमेंट फॉर देयर अकाउंट। अब हमने 16 दिसंबर को ये किया था कि हमने शो किया था कि फ़ी अर्न कर लिया, लेकिन उन्होंने अभी कैश जो है हमें पे नहीं किया। तो यहाँ पे उसी फ़ी के अगेंस्ट जो है कैश हमने रिसीव कर लिया। तो कैश जब हमने रिसीव किया, कैश इज़ एन एसेट, एसेट में इंक्रीज हुआ, तो आपने क्या किया कि उसको डेबिट कर दिया। कैश एसेट है, एसेट को आपने इंक्रीज किया तो उसको आपने जो है डेबिट कर दिया, कैश आपके पास आ रहा था। उसके बाद अब कैश किस सिलसिले में आपके पास आया, तो आपने फ़ी अर्न की थी, राइट। तो फ़ी अर्न तो आप पहले कर चुके हैं, आपने मेंशन कर दिया था, लेकिन आपका अगेन सोचें ज़रा कि जो है ये किस अकाउंट को जो है वो अफेक्ट करेगा। यस यू आर राइट, ये अफेक्ट करेगा आपका अकाउंट रिसीवेबल को, क्योंकि आपके अकाउंट रिसीवेबल रिड्यूस हो रहे हैं विद द सेम अमाउंट। तो अब आपकी जो एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, एसेट जब आपका रिड्यूस होता है, आपको कैश मिल रहा है एसेट के अगेंस्ट, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो जो आप एंट्री करेंगे दैट इज द कैश अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल। कैश रिसीव जो आप नरेशन देंगे, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट, कि वो जो आपका कस्टमर्स ने जो से पे करने थे पैसे, वो आपको पे कर दिए जो आपने फी अर्न की थी। उसके बाद 23 दिसंबर को क्या हुआ, नेट सोल्यूशन पेड 1450 फॉर सप्लाईज। नेट सोल्यूशन ने सप्लाईज जो है वो परचेज की हैं और उसके सिलसिले में कितने पे किए, 1450 कैश। तो सप्लाई इज एन एसेट्स, इसको हम सप्लाई को हम एसेट जो है इसलिए ट्रीट करते हैं कि जब तक ये सप्लाईज, हमें नहीं पता कि ये सप्लाई जो है वो 1 महीने में कंज्यूम हो जाएंगे, 2 महीने में कंज्यूम होते हैं, 6 मंथ के लिए हैं। इट डिपेंड अपॉन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। सम टाइम ये 1 मंथ में भी कंज्यूम हो सकते हैं, सम टाइम ये 3 मंथ्स के लिए भी जा सकते हैं। तो हम सप्लाई को जो है एज एन एसेट जो है वो ट्रीट करते हैं, जो कंज्यूम होते जाते हैं उस तरह हम इसको एज ए एक्सपेंस जो है वो कर देते हैं। तो एसेट इज सप्लाई इज एन एसेट। तो एसेट में जब इंक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि एसेट को डेबिट कर देते हैं द अमाउंट ऑफ 1450, और क्रेडिट किसको करेंगे, यू पेड कैश फॉर द परचेज ऑफ सप्लाई, तो आप क्रेडिट कर देंगे कैश को। कैश इज एन एसेट, एसेट में जब डिक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं 1450, और नीचे आप जो है उसकी नरेशन दे देंगे परचेज सप्लाईज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। दिसंबर 27 नेट सोल्यूशन पेड द रिसेप्शनिस्ट एंड ए पार्ट टाइम असिस्टेंट 1200 फॉर 2 वीक्स वेजेस। अब 2 वीक्स 27 दिसंबर को अगेन जो रिसेप्शन पे था बंदा, उसको और एक पार्ट टाइम असिस्टेंट रखा हुआ था, उसकी 2 वीक्स की सैलरी जो है वो अगेन ड्यू हो गई थी, और अब उसने वो 2 वीक की सैलरी जो है वो पे की। तो अब अगेन हमने क्या किया कि दैट इज पेड इन कैश, कैश इफेक्ट हो रहा था, और जो वेजेस पे की हैं, जो सैलरी पे की हैं, वेजेस जो है दैट इज एन एक्सपेंस। तो आप क्या करेंगे कि वेजेस एक्सपेंस, लाजमी बात है वेजेस जो है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट कर देते हैं 1200 से। और उसके बाद आपने क्या किया कि कैश जो है आपका डिक्रीज हो रहा, तो कैश को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया विद द अमाउंट 1250 पे 2 वीक वेजेस रेशन जो है वो आपने दे दिए। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि वही ट्रांजैक्शन जो है आपकी रिपीट हो रही होती हैं,
जिस तरह अभी फ़ी अर्न की मिड ऑफ द मंथ सैलरी जो है वेजेस जो है आपने 2 वीक्स के बाद देनी है, तो देन इट्स क्वाइट इजी कि आप देखें कि जी पीछे आपने क्या ट्रांजैक्शन की थी, कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, वही ट्रांजैक्शन जो है वो रिपीट हो रही होती है, तो देन यू कैन चेक इट। लेकिन सम टाइम ये होता है कि अमाउंट जो है वो मे बी चेंज हो जाता है। आप लास्ट वीक में आपने 2% की जो है वो वेजेस पे की थी, इस वीक में आपने जो है वो 3% की जो है वेजेस पे कर दी, तो वो जो है अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट सेम होती है। सम टाइम जो है आप कैश पे करते हैं, सम टाइम आप कैश पे नहीं करते। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। ऑन 31st December, Net Solution paid its $310 टेलीफोन बिल फॉर द मंथ। अब लाजमी बात है कि नेट सोल्यूशन जो है उसने 1 महीना ऑपरेशन किया, तो एट द एंड ऑफ मंथ जो है क्या होगा कि टेलीफोन का बिल भी आएगा, बिजली का बिल भी आएगा, रेंट भी आएगा। तो अब उसने क्या किया कि वो बिजली का बिल जो था वो बिजली का बिल नहीं, टेलीफोन का बिल जो है वो कितना था, $310 वो उसने पे कर दिया। तो यूटिलिटी एक्सपेंस उसने शो किया, टेलीफोन इज़ एन एक्सपेंस। लाजमी बात है कि टेलीफोन की वजह से आप रेवेन्यू जो है अर्न कर रहे हैं, आपके क्लाइंट का फ़ोन आता है, आप क्लाइंट्स को फ़ोन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेलीफोन जो है डेट वो एक सोर्स बना आपका रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो ऐसे जितने भी एक्टिविटीज़ जो है सोर्स बनती हैं डेट काउंट टू द एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में उसको हम काउंट करते हैं। तो हमने क्या किया कि यूटिलिटी एक्सपेंस को शो किया एज ए डेबिट, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो आपने क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया, और उसके बाद कैश अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। आपका एसेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, आपने क्रेडिट कर दिया कैश अकाउंट को। पेड टेलीफोन बिल, हम आपने नरेशन में इसके डिटेल में बता दिया कि टेलीफोन बिल जो है वो आपने पे किया। उसके बाद क्या हुआ कि नेट सोल्यूशन पे 225 इलेक्ट्रिसिटी जो है बिल जो है इलेक्ट्रिक बिल जो है पे किया है फॉर द मंथ। अब मैंने पिछली ट्रांजैक्शन में आपको बताया था टेलीफोन का बिल आया है, तो इसका मतलब है बिजली का बिल जो है वो भी आना है, तो वो भी उन्होंने पे किया। कितना, 225। अगेन उन्होंने मेंशन कर दिया दैट इज़ द यूटिलिटी एक्सपेंसेस। यूटिलिटी एक्सपेंसेस को क्या किया, डेबिट किया, और क्रेडिट किसको किया, कैश को। यूटिलिटी एक्सपेंस कैश को जो था उन्होंने क्या किया, क्रेडिट कर दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि टेलीफोन जो है दैट इज़ एन एक्सपेंस, तो इसी तरह बिजली जो है वो भी सोर्स बना है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो वो भी आपका एक क्या होगा कि एक्सपेंस कंसीडर किया जाए। तो एक्सपेंस में जब इंक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, और एक्सपेंस पे किसके थ्रू कर रहे हैं, आप कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो डेट इज़ कैश अकाउंट एसेट है, एसेट जब डिक्लाइन होगा तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप सपोज यूटिलिटी एक्सपेंस का बिल आ जाता है और आप पे नहीं करते, तो यूटिलिटी एक्सपेंस को तो एज इट इज़ आप डेबिट जो है एक्सपेंस शो करेंगे, लेकिन कैश की जगह आप क्या कर देंगे, एक अकाउंट पेबल आर अनपेड यूटिलिटी एक्सपेंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। नेट सोल्यूशन रिसीव 2870 फ्रॉम फी अर्न्ड फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द दिसंबर। अगेन वही ट्रांजैक्शन जो हमने मिड ऑफ दिसंबर में की थी, फर्स्ट हाफ में की थी। अब सेकेंड हाफ में क्या हुआ कि नेट सोल्यूशन ने फ़ी जो है वो रिसीव की, कितनी, 2870, दैट इज़ इन कैश। तो सबसे पहले तो आपका कैश जो है आपके पास आ रहा है, कैश इज़ एन एसेट, एसेट को आपने डेबिट कर दिया। और किस सिलसिले में कैश आ रहा है, दैट इज़ फी अर्न। फी अर्न इज़ योर रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि रेवेन्यू को आपने क्रेडिट कर दिया 2870 से, और नीचे आपने डिटेल मेंशन कर दी, रिसीव फी फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से आपने फी जो है वो रिसीव की। 31 दिसंबर को अगेन वही जो 16 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हुई थी, कुछ लोगों ने जो है वो कैश अभी पे नहीं किया, अभी आपने रिसीव करना है, तो वो ट्रांजैक्शन जो है दोबारा आ गई। अब अगेन एट द एंड ऑफ मंथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कैश नहीं पे कर रहे, तो नेट सोल्यूशन अर्न $1120 ऑन अकाउंट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द दिसंबर।
जब कैश रिसीव किया था तो आपने एंट्री की थी कैश अकाउंट टू फी अर्न। तो अब आप कैश रिसीव नहीं कर रहे, आप एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है। इंस्टेड ऑफ कैश आप अकाउंट रिसीवेबल जो है वो मेंशन करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल इज एन एसेट, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, आप उसको डेबिट कर देंगे। और फी अर्न इज योर इनकम, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो आप उसको क्रेडिट कर देते हैं 1120 से, और नीचे आप जो है डिटेल बता देंगे रिकॉर्डेड फी अर्न ऑन अकाउंट के आपने जो है वो फी अर्न की थी ऑन अकाउंट, अभी रिसीव करना है वो आपने रिकॉर्ड कर दी। ऑन 31 दिसंबर को क्या हुआ कि नेट सॉल्यूशन पेड डिविडेंड ऑफ $2000 टू द स्टॉक होल्डर। अब डिविडेंड को अगर आप एक्सपेंस जो है वो कंसीडर करते हैं, राइट, तो डिविडेंड जब भी पे किया जाता है लाइक दिस इज एन एक्सपेंस, तो आप क्या करेंगे कि डिविडेंड डेबिट करेंगे, राइट। तो जब भी डिविडेंड पे किया जाता है तो डिविडेंड को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर डिविडेंड रिसीव किया जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है कि डिविडेंड जो है वो नेट सॉल्यूशन ने पे किया, हाउ मच 2000 एट इज टू द स्टॉक होल्डर। तो डिविडेंड 2000 और पे कैसे किए, कैश पे किए, और कैश को आप जो है कैश इज एन एसेट, तो एसेट को जो है आप क्रेडिट कर देंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ 2000 पे डिविडेंड टू द स्टॉक होल्डर। तो डिविडेंड पे कर दिया। अब आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि आगे दिस इज द लास्ट ट्रांजैक्शन फॉर द नेट सॉल्यूशन। नेट सॉल्यूशन ने क्या किया कि डिविडेंड 2000 पे कर दिया टू स्टॉक होल्डर। नेक्स्ट देखते हैं। अब जे लोन कंपनी जो है उसकी ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं और उसकी एग्जांपल लेते हैं कि जे लोन कंपनी जो है वो एक कंपनी थी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर थी नेट सॉल्यूशन की। जे लोन्स जो है ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और इसका देखते हैं कि ये इनकी ट्रांजैक्शन जो है वो किस तरह रिकॉर्ड की जाती है और इसको कैसे पोस्ट किया जाता है। पोस्टिंग जर्नल एंट्री टू द लेजर अकाउंट। अब इसमें क्या किया जाता है कि जर्नल एंट्रीज को लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट किया जाता है, कि पिछले भी ट्रांजैक्शन जितनी भी हमने की थी उसमें भी उनसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह पोस्ट किया जाएगा, लेकिन हम इसको एक ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे हम इसको रिपीट करते हैं कि सपोज क्या हुआ था कि अगर आपको याद हो कि कैश रिसीव किया था अगेंस्ट कैपिटल स्टॉक, तो कैश जो है आपका डेबिट हुआ था और कैपिटल स्टॉक जो है वो क्रेडिट हुआ था। और इस जर्नल एंट्री को अगर आपने पोस्ट करना हो लेजर में, तो लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लेजर अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे, किसका, कैश का। कैश का लेजर अकाउंट आपने ओपन किया, उसमें जाके आपने डेट लिखी 1 मई 2003। उसके बाद आपने क्या किया कि डेबिट किया कैश को कितनी अमाउंट से, 8000 अमाउंट से, और बैलेंस कितना आ गया आपके पास, 8000। बैलेंस आपके पास 8000 जो है वो आ गया। उसके बाद आपने सेकंड उसको जो है अकाउंट को जो है वो पोस्ट करना है, तो सेकंड अकाउंट आपका कौन सा आया, कैपिटल स्टॉक का। कैपिटल स्टॉक का जो है आपका अकाउंट आया, तो जनरल लेजर में आप गए, आपने जो है वो डेट जो है वो पोस्ट की 1 मई 2003। उसके बाद जो जनरल लेजर में कैपिटल स्टॉक के आप जो है अकाउंट में चले गए, वहाँ पे जाके आपने क्रेडिट किया कैपिटल स्टॉक को 8000 से आपने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद इसके बाद देखते हैं कि जी जो कैश अकाउंट जो है वो उसकी क्या, इस एंट्री के बाद कैश अकाउंट की जो है वो क्या पोजीशन होती है अगर ये एंट्री जो है हम पोस्ट कर देते हैं जर्नल लेजर में। तो जर्नल एंट्री क्या थी कि टूल्स और इक्विपमेंट जो है वो परचेज किए गए थे $2500 के, दैट इज ऑन May 2, और कैश पे जो है वो पे किया गया था। अब इसी एंट्री को हम पोस्ट करते हैं जर्नल लेजर में। अब जर्नल लेजर में हमने क्या किया कि सबसे पहले डेट जो है वो मेंशन की, डेट इज May 2। उसके बाद हमने अब कैश जो है वो हमारा जो है वो डिक्रीज हुआ, हाउ मच अमाउंट
2500 अमाउंट से हमारा कैश डिक्रीज हो गया। अब आप ये देखें कि एट द एंड ऑफ कॉलम, पहला तो आपका कॉलम था डेट का, सेकंड आपका कॉलम था डेबिट का, थर्ड कॉलम आपका क्रेडिट का था, एंड फोर्थ कॉलम जो है वो आपका किसका आ रहा था, बैलेंस का आ रहा था। तो बैलेंस जो है पहले तो हमने जब 8000 रिसीव किया तो हमने मेंशन करते हैं कि जी ठीक है 8000 हमारे पास बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस था, अब क्या हुआ कि क्रेडिट कितना हुआ 2500 से, तो वो हमने जब माइनस किया तो हमारा रनिंग बैलेंस कितना आ गया, दैट इज 5500। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि टी अकाउंट जो सा हम बनाते थे, पिछले लास्ट लेक्चर में हमने टी अकाउंट्स बनाया था, उसमें हमने ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया था। दिस इज सेम, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि जो सा आपका बैलेंस है वो रनिंग शो करता है कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं पर डे, हर ट्रांजैक्शन पे आपके पास बैलेंस जो है वो अवेलेबल होता है। अदरवाइज टी अकाउंट और रनिंग बैलेंस जो है, लेजर जो है, बोथ आर द सेम थिंग। अगर आप बनाएंगे तो आपको जो है बैलेंस जो है एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईयर, सेमी एनुअली आपको बैलेंस जो है वो वही मिलेगा। लेकिन दिस इज मोर यूजफुल, वो इसलिए कि इसमें आपको यू गेट द बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस जो है वो मिल जाता है। Let's see what is net income. Net income is not an asset. It is an increase in the owner equity from the profit of the business. Assets, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी कि asset is equal to liability plus owner equity. तो क्या होता है, either or both of these effects occur as net income is earned. नेट इनकम जो है वो अर्न की जाती है, तो क्या होता है कि इन दोनों जगह पे जो है वो इफेक्ट हो सकता है। एसेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है और लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। और उसके बाद क्या होगा, प्लस ऑनर इक्विटी इंक्रीज शो करेगी। बट दिस इज व्हाट नेट इनकम रियली मीन। तो ऑनर इक्विटी क्या होती है, दैट इज रियली जो हकीकत में जिसको हम कहते हैं कि दैट इज इंक्रीज इन द ऑनर इक्विटी। क्योंकि ऑनर इक्विटी इसलिए इंक्रीज करते हैं कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया होता है दैट इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर। तो जो कुछ भी अर्न किया जाएगा ऑपरेशन से, दैट इज द क्लेम ऑफ ऑनर। ऑनर उसको किसी टाइम भी क्लेम कर सकते हैं, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड दैट विल शो अंडर द हेड ऑफ द ऑनर इक्विटी। तो ऑनर किसी टाइम भी उसको विड्रॉ कर सकता है। रिटेन अर्निंग अब कहाँ पे आती है, द बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग अकाउंट रिप्रेजेंट द टोटल ऑफ द नेट इनकम ऑफ द कॉर्पोरेशन ओवर द एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस लेस ऑल अमाउंट विच हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टॉक होल्डर एज डिविडेंड। अब क्या होता है कि जो आपने इनकम जो है वो अर्न कर ली, बिजनेस ने इनकम जो सी भी वो अर्न कर ली, दैट विल नॉट शोन इन द एसेट्स में नहीं शो होंगी, वो लाइबिलिटी में भी नहीं शो होंगी। वो कहाँ पे शो होगी, वो ऑनर इक्विटी में जो है वो शो होगी एज ए रिटेन अर्निंग। लेकिन रिटेन अर्निंग कैसे शो किया जाता है, उसको इस तरह शो किया जाता है कि सपोज आपने 4000 जो है अर्निंग की थी, 4000 में से सपोज आपने 2000 जो है वो डिविडेंड पे कर दिया, तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, दैट इज 2000। अर्निंग में से जो स्टॉक होल्डर को पे कर दिया दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अब आपने क्या किया कि जो है अर्निंग जो है वो पे कर दी टू द स्टॉक होल्डर। रिमेनिंग कितनी अमाउंट रहेगी, रिमेनिंग अमाउंट आपकी जो है दैट इज 2000 रिमेनिंग अमाउंट रहेगी, दैट इज द रिटेन अर्निंग। आपने रिटेन कर लिया इन फ्यूचर में। अब ये रिटेन किस लिए की जाती है, मे बी नेक्स्ट ईयर जो है आपको प्रॉफिट ना हो। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो जो आपके जो है स्टॉक होल्डर हैं वो तो क्लेम करेंगे कि जी हमें पैसे चाहिए, हमने इन्वेस्टमेंट की थी, तो तब आप ये अमाउंट जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि भी आप ये पैसे जो है आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप इन्हीं पैसों को किसी और बिजनेस में, किसी और बिजनेस के शेयर जो है वो बाय कर सकते हैं। तो रिटेन अर्निंग इज ऑलवेज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द
बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ द ऑनर इक्विटी। पहले कैपिटल स्टॉक को शो किया जाता है और उसके साथ जो है इसको ऐड किया जाता है एज ए रिटेन अर्निंग। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? द प्राइस फॉर द गुड्स सोल्ड एंड द सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग ए गिवन अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू क्या है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो जो चीज़ आपने बनाई, बनाने के बाद आपने सेल कर दी। अब सेल कर दी तो वो आप जो भी पैसे आपको मिलेंगे उस चीज़ को सेल करने के, दैट इज़ योर रेवेन्यू। आप कुछ सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे जे लोन कंपनी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, तो उसने क्या किया था कि सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके अगेंस्ट जो है उसको पैसे मिल गए, तो दैट इज़ द रेवेन्यू। नेट सोल्यूशन कौन सा सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द मंथ उसको पैसे मिले, दैट इज़ द रेवेन्यू। तो जो भी आपको पैसे कैश में मिलते हैं या मिलने वाले होते हैं फॉर द पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम जो है एज ए रेवेन्यू शो करते हैं। तो रेवेन्यू जो है इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी में रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज करता है। द सेकेंड थिंग इज द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अब क्या होता है कि जो कॉस्ट आप पे करते हैं रेवेन्यू अर्न करने के लिए, कॉस्ट आप पे करते हैं, द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। पहले भी हमने ट्रांजैक्शन की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट आप पे कर रहे हैं, लाइक कि आपने वेजेस जो है वो दे दी, आपने कॉस्ट पे की। उसके अलावा आपने जो है टेलीफोन का बिल जो है वो पे किया, वो आपने कॉस्ट जो है वो पे की। आपने बिजली जो है यूटिलाइज की, वो आपने कॉस्ट जो है वो पे की। उसके अलावा आपने बिल्डिंग सपोज रेंट पे ली थी, तो आपने बिल्डिंग को यूटिलाइज किया, तो आपने रेंट एक्सपेंस जो है वो शो किया, तो वो आपने कॉस्ट जो है वो पे की। तो ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको हेल्पफुल जो है साबित हों, दे आर टू ऑल दोज एक्सपेंसेस दे आर हेल्पफुल टू जनरेट द रेवेन्यू। आपके रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्पफुल हों या उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया हो, तो ऑल दोज एक्सपेंसेस आर द treated all those transactions are treated as expenses। तो एक्सपेंसेस क्या करते हैं? डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी। एक्सपेंसेस जो है वो ऑनर इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस कहाँ से पे किए जाएंगे? जो पैसा ऑनर ने इन्वेस्ट किया तो ऑनर इक्विटी को वो डिक्रीज करेंगे। अब इसमें हमारे पास दो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं अकाउंटिंग में, रियलाइजेशन प्रिंसिपल व्हेन टू रिकॉर्ड द रेवेन्यू, और सेकंड जो है दैट इज़ द मैचिंग प्रिंसिपल। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल जो है उसको जो है फर्स्ट कंसिडर करते हैं कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है। रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज एट द टाइम गुड्स आर सोल्ड एंड द सर्विसेज आर रेंडर्ड। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या शो करता है कि जब आपने सर्विसेज शो कर दी हैं, सोल्ड कर दी हैं, या आपने सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर दी हैं, तो एट दैट टाइम रेवेन्यू जो है उसको लिख लेना चाहिए या उसको रिकॉर्ड कर लेना है, राइट। अब पैसे जब मर्जी आप रिसीव करें, लेकिन सपोज आपने दिसंबर के मंथ में, जैसे हमने नेट सोल्यूशन की बात की थी, तो उसने दिसंबर के मंथ में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उनको कैश पे कर दिया था, तो आपने कैश लिख दिया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कैश पे नहीं किया था। तो अब ऐसा नहीं होगा कि जब वो कैश पे करेंगे तो हम कहेंगे कि जी हमारी इनकम जो उनसे जनरेट हुई है, नो, वहाँ तब तो आपको कैश मिल जाएगा। लेकिन वो जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड की थी दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर के मंथ में सर्विसेज प्रोवाइड की थी, तो इसलिए दैट इज़ वो आप रेवेन्यू जो है शो करेंगे जब सर्विसेज रेंडेड कर दी या चीज़ों को आपने सोल्ड कर दिया। सपोज आपने चीज़ें जो सी हैं, नेट सोल्यूशन ने क्या किया था कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है, ऑफिस फर्नीचर बाय किया था और उसने कैश जो है वो पे नहीं किया था। तो अब एट दैट टाइम क्या होगा कि कैश तो उसने पे नहीं किया, लेकिन जो उसको फर्नीचर सेल कर रहा है उसने फर्नीचर तो सेल कर दिए। एट दैट टाइम क्या होगा कि वो फर्नीचर जो सेल हो रहा है उसको एज ए इनकम जो है वो ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे भी यही हुआ कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब आप सेल कर देते हैं चीज़ों को, तो आप क्या करते हैं कि रेवेन्यू जो है वो
लिख लेते हैं। व्हेन एवर आप कैश रिसीव करें इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर दी आपने, तो आपने क्या किया कि उसको एज ए रेवेन्यू जो है वो लिख दिया। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन प्रिंसिपल के व्हेन एवर, आई रिपीट इट, व्हेन एवर यू सोल्ड द गुड्स और व्हेन एवर यू रेंडर्ड द सर्विसेज यू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। आपने रिकॉग्नाइज कर लेना कि ये हमारी जो है वो इनकम है। मैचिंग प्रिंसिपल व्हेन टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड किया जाए। मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे आर यूज्ड अप। अब हुआ क्या कि आपने एक्सपेंसेस जो है वो बिल आया आपके पास, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर का बिल आया, दैट इज़ ऑन सपोज दैट इज़ ऑन 28 दिसंबर को बिल जो है आपको रिसीव हुआ, और उसमें आपके जो है ड्यू डेट जो है यू हैव 10 days टू पे दिस बिल, ठीक है, 10 days थे। तो अब आपने क्या ये नहीं किया कि जी मैं अभी पे कर देता हूँ, आपने बिल जो है वो दिसंबर की बजाय जाके जनवरी में पे किया, राइट। तो अब एक्सपेंस जो है वो क्या है, वो डेट इज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि वो एक्सपेंस इंकर्ड किया गया है किस लिए, दिसंबर के महीने में आपके रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वो एक्सपेंस जो है वो इंकर्ड किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे वही कहते हैं कि इन विच मंथ जो से एक्सपेंस इंकर्ड किया जाता है, बट व्हेन एवर यू पे, जब भी आप उसको पे करें, जनवरी में पे करें या दिसंबर में फरवरी में पे करें या मार्च में पे करें, एनी मंथ, 1-2 महीने के बाद पे करते हैं, तो वो जो है आपका एक्सपेंस जो है वो क्या होगा, दैट इज़ रिलेटेड विद दैट मंथ। जब वो इंकर्ड हो गया वो आपने लिख लिया। अब आपने क्या किया कि सपोज जो है वेजेस है, वेजेस आपने दिसंबर की पे नहीं की, आपने अनकाउंट कर दिया, आपके पास कैश की प्रॉब्लम थी, आप जनवरी में ले गए, लेकिन वेजेस जो हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द मंथ ऑफ दिसंबर, तो आप दिसंबर में उसको जो है वो उसको मैच करेंगे, वो दिसंबर के हेड में जो है वो शो होगा कि दिस इज़ वेजेस फॉर द दिसंबर। डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस। अब हमने क्या कहा था कि एक्सपेंसेस डिक्रीज डिक्रीजेज द ऑनर इक्विटी, के एक्सपेंसेस क्या करते हैं कि ऑनर इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, और ऑनर इक्विटी के जो है वो डेबिट साइड जो सी है, डेबिट फॉर द डिक्रीज, इसका मतलब ये है कि एक्सपेंसेस जो भी होंगे वो डेबिट साइड पे जो है वो ऑनर इक्विटी के शो किए जाते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज द ऑनर इक्विटी, ग्रीन कलर में जो है आपको मेंशन किया जा रहा है कि दैट इज़ क्रेडिट फॉर द इंक्रीज, तो वो आपके क्रेडिट साइड पे जो है वो आते हैं। तो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस का क्या, एक्सपेंसेस जो है जब डेबिट होते हैं एक्सपेंसेस तो वो इंक्रीज होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस जब डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस यूजली जो है दे गोज टू, उसका जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, और वो आपका किस में जाता है, दैट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्विटी साइड की लेफ्ट साइड पे जाता है, जिसका आपके पास आता है कि जो है इक्विटी को इंक्रीज किया जाता है। और रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू के जो है लेफ्ट साइड जो है दैट इज़ द डेबिट साइड, दैट डिक्रीज को शो करती है, और क्रेडिट साइड जो है दैट शोज यू द इंक्रीज, वो इंक्रीज को जो है वो शो करती है, और ये यूजली जो है ऑनर इक्विटी की राइट साइड पे जो है ये जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बाय एंड द पेमेंट टू द ऑनर, इन्वेस्टमेंट बाय एंड पेमेंट टू द ऑनर, पेमेंट टू द ऑनर डिक्रीज द ऑनर इक्विटी। अब ये हुआ कि ऑनर को कोई भी पेमेंट जो है वो कर दी गई, लाइक कि जो है हमारे पास एक एग्जांपल है कि डिविडेंड जो है वो पे किया गया, तो डिविडेंड जो है वो जब पे किया जाता है, डेबिट फॉर द इंक्रीज और क्रेडिट फॉर द डिक्रीज। डिविडेंड पे किया जाए, मैंने आपको पहले बताया था, जब डिविडेंड पे किया जाता है तो हम क्या करते हैं कि उसको डेबिट करते हैं, और जब डिविडेंड रिसीव किया जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट फॉर द इंक्रीज, पेमेंट टू द ऑनर, डिविडेंड जो है वो पे किया गया किसको, ऑनर्स को, तो ऑनर्स को जब डिविडेंड पे किया जाता है तो ऑनर इक्विटी जो है वो डिक्रीज करती है,
पिछली ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया था कि रिटेन अर्निंग जो सी होती है उसमें से हम क्या करते हैं कि डिविडेंड को पे कर देते हैं। सपोज 4000 थी, हमने 2000 डिविडेंड पे कर दिया, तो उससे क्या इफेक्ट हुआ कि ऑनर इक्विटी जो सी है वो डिक्रीज कर गई। कितनी अमाउंट से? 2000 से। ऑनर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ऑनर इक्विटी। अब ऑनर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, तो उससे क्या होता है कि ऑनर इक्विटी इंक्रीज कर जाती है। ऑनर क्या करता है कि ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है। जब ऑनर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या होता है कि ऑनर इक्विटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। कैपिटल स्टॉक जो है वो आपका जो है वो इंक्रीज करता है। कैपिटल स्टॉक का जो बैलेंस होता है इंक्रीज जो होता है कैपिटल स्टॉक में वो क्रेडिट होता है, और डिक्रीज जो सा होता है वो आपका डेबिट होता है। तो क्रेडिट जो है कैपिटल स्टॉक जो है वो ऑनर इक्विटी को इंक्रीज करता है। अब हम क्या करते हैं, जे लोन्स कंपनी के ट्रांजैक्शन जो सी हैं वो देखते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की, और उसको डिविडेंड को भी देखेंगे कि डिविडेंड जो है उसने कैसे पे किया। लेट्स सी। May 29, JJ provides loan care services for a client and receives 750 in cash. अब आप ये देखें, will cash increase or decrease? और सेकंड क्या होगा, will sales revenue increase or decrease? तो अब कैश आपके पास आ रहा था, कैश इंक्रीजेस, कैश इज एन एसेट, तो कैश आपका इंक्रीज होगा कितनी अमाउंट से? 750 से। विल कैश इंक्रीज $750 विद डेबिट, डेबिट जो है आपका इंक्रीज हो गया। एंड सेल्स रेवेन्यू इज एन रेवेन्यू, रेवेन्यू आपका, और रेवेन्यू जब इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो आप ये देखें कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ किससे? 8000 तो पहले ही थे उसके पास, और उसके बाद उसने इंक्रीज किया 750 से। और सेकंड साइड पे जो है आप देखेंगे कि जो सेल्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ। जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, दैट विल क्रेडिट, तो क्रेडिट हुआ, दैट इज विद 750 अमाउंट से वो क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि May 31 जे परचेज गैसोलीन फॉर द लोन मूवर एंड द ट्रक फॉर $50 की उसने क्या किया कि पेट्रोल या डीजल वगैरह उसने परचेज किया। अब अगेन इसमें जो दो जो है अकाउंट्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। नंबर वन इज द कैश इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और सेकंड गैसोलीन इन एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता है। अब कैश जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या आपका एसेट है, और जब एसेट जो है डिक्रीज होता है तो आप उसको क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि आपका गैसोलीन जो है एज एक्सपेंस आप शो कर रहे हैं, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो आप उसको डेबिट कर देते हैं, और इसी तरह आपने टी अकाउंट में उसको पोस्ट कर लिया। ऑन May 31 जे लोन्स केयर पेड जिल जॉन्स एंड हर फैमिली ए डिविडेंड ऑफ $200। तो अब डिविडेंड वाली बात आ गई, तो डिविडेंड जो है वो पे हो किया जा रहा है, डेट इज अगेंस्ट कैश। तो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं। नंबर वन इज द कैश एंड सेकंड इज द डिविडेंड। तो अब आप ये देखें कि कैश जो है वो क्या हो रहा है, कैश इज एन एसेट, और एसेट में जब डिक्लाइन होता है तो आप क्या करते हैं, इसको क्रेडिट कर देते हैं विद 200। और डिविडेंड जो है आप पे कर रहे हैं, तो डिविडेंड जब भी पे किया जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं विद 200 अमाउंट। अब ये तो सारी ट्रांजैक्शन जो है हमने की थी कि ये ट्रांजैक्शन जो है हमने पोस्ट कर ली, और उसके बाद हमने देखा, अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस इन्हीं ट्रांजैक्शन का किस तरह जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। नेट सोल्यूशन का जो है वो ट्रायल बैलेंस जो है आपके पास अवेलेबल है। दिस इज द ट्रायल बैलेंस। ये जो अमाउंट्स आपके पास सबसे पहले आ रही हैं, दीज आर रिलेटेड विद द बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट को जो है शो कर रही हैं। कैश जो है दैट इज द बैलेंस, जो बैलेंस आपके पास आ रहा है, जो आपने कैश पे किया, रिसीव किया, उसके बाद जो नेट बैलेंस आपके पास है दैट इज 2065। अकाउंट रिसीवेबल, जो भी आपने लोगों से पैसे रिसीव करने हैं, दैट इज 2220। सप्लाइज, जो आपने सप्लाइज परचेज की थी, दैट इज
2000, अभी हमें ये नहीं पता कि हमने कितनी कंज्यूम कर ली है। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस पे कर दी थी 2 ईयर्स के लिए, डेट इज़ 2400। लैंड आपने परचेज़ की, डेट इज़ 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट आपने परचेज़ किया नेट सोल्यूशन ने, डेट इज़ 1800। दीज आर ऑल आर एसेट, और ये डेबिट साइड पे शो किए गए हैं। और उसके बाद अकाउंट पेबल 900 आपने अभी पे करना है, लोगों के पैसे पे करने हैं। अनअर्न्ड रेंट, जो भी आपने रेंट जो है अर्न नहीं किया, दैट इज़ योर इनकम 360। उसके बाद कैपिटल स्टॉक कितना है नेट सोल्यूशन का, 25,000। दीज आपके पास ये चीज़ें जो हैं बैलेंस शीट में चली जाएंगी। डिविडेंड आपका जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। और उसके बाद सॉरी जो से आपके पास इनकम स्टेटमेंट आ जाती है। और इनकम स्टेटमेंट में आपके पास क्या आएगी, फी अर्नड आएगी। फी अर्नड आपने कितनी की है, 16,340। दिस इज़ योर रेवेन्यू। रेवेन्यू को आप क्रेडिट शो करते हैं और क्रेडिट बैलेंस आ रहा है इसका। वेजेस एक्सपेंसेस 4,275, रेंट एक्सपेंसेस 1,600, यूटिलिटी एक्सपेंसेस 985, सप्लाईज एक्सपेंसेस 800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 455। तो अब आपने क्या किया कि दोनों साइडों का बैलेंस जो है वो किया, दोनों साइडों का बैलेंस किया और बैलेंस जो है आपका इक्वल आ गया, राइट। बैलेंस आपका इक्वल आ गया, इट्स वेल एंड गुड। और इन केस कि अगर आपका बैलेंस जो है वो इक्वल नहीं आता तो देन इट्स मीन दिस इज ए बिग प्रॉब्लम। तो अब आप क्या करेंगे, तो ये हमने क्या किया था कि ट्रायल बैलेंस जो है बनाया और उसके बाद हमने इसका बैलेंस लिया। तो बैलेंस हमारे पास 42,600 आया, 42,600 आया। और उसके बाद इन केस के अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो बराबर नहीं आता तो इट्स मीन देयर इज़ एन एरर। तो जब एरर आ जाती है तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि आपने कोई एंट्री जो है वो गलत की है, गलत पोस्ट की है या उसको गलत ट्रांसफ़र कर दिया लेजर में। तो अप टू नो हम इस लेक्चर को जो है वो एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो ये देखेंगे कि अगर एरर जो है आपसे कोई हो गई है, इंकर्ड हो गई है, तो उसको कैसे फाइंड किया जाएगा, एरर को किस तरह फाइंड करके हम उस ट्रायल बैलेंस को जो है वो बैलेंस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हमने जर्नल एंट्रीज़ को जो है देखा कि जर्नल एंट्रीज जो है वो किस तरह की जाती हैं। उसके बाद उन जर्नल एंट्रीज़ को जो है लेजर में किस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो हमने काफ़ी सारी जो है जर्नल एंट्री जो है की, उसके बाद हमने उनको जो है वो ट्रायल बैलेंस में लेजर में जो है उसको पोस्ट किया। उसको पोस्ट करने के बाद फिर हमने उनको ट्रायल बैलेंस में देखा कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमें क्या शो कर रहा होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एरर को देखेंगे कि एरर किस तरह फाइंड की जाती है। अल्लाह हाफिज़।